हेलो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि अभी 10th क्लास के एग्जाम होने वाले हैं। इसमें सीबीएसई, आईसीएसई है या फिर स्टेट बोर्ड्स है, तो सभी का लगभग सिलेबस भी सेम रहता है और अभी फरवरी और मार्च में सभी के एग्जाम हैं। तो हमने डिसाइड किया है कि 10th क्लास के हर एक चैप्टर के मैथमेटिक्स के वन शॉट वीडियो बना करके डालेंगे, ताकि जिन बच्चों ने अभी तक रिवीजन नहीं किया हुआ है वो इन वीडियोस के जरिए वो अपना रिवीजन कर सकते हैं और उनको इसका बहुत ज्यादा बेनिफिट होने वाला है। बस वीडियो शुरू से लेकर एंड तक पूरा देखें और जहां पर उनको लगे कि ये डेफिनेशंस उन्हें नोट करनी है या समझनी है तो वीडियो को पॉज कर दें। तो ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम डायरेक्ट इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि जैसे ये चैप्टर है रियल नंबर। अब रियल नंबर के बारे में पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि नंबर्स क्या होते हैं, नंबर सिस्टम क्या है, रियल नंबर्स क्या होते हैं, रियल नंबर्स के पार्ट क्या क्या है, उसके बाद इंटीजर्स क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या है, होल नंबर क्या है, प्राइम नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर क्या है। जब इन सब नंबर्स के बारे में आपको क्लैरिटी हो जाएगी, ऑब्वियसली ये चैप्टर आपको एकदम समझ आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं सबसे पहले हम कि व्हाट इज नंबर। अब व्हाट इज नंबर में जैसा कि ये देखिए स्क्रीन पर, व्हाट इज नंबर? अ नंबर इज अ मैथमेटिकल वैल्यू यूज्ड फॉर काउंटिंग और मेजरिंग और लेबलिंग ऑब्जेक्ट। नंबर्स आर यूज्ड परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन। तो जो नंबर्स होते हैं वो एक मैथमेटिकल वैल्यूज हैं जो काउंटिंग के लिए यूज की जाती है या मेजरिंग और लेबलिंग में किसी ऑब्जेक्ट की मेजरिंग और लेबलिंग में यूज करते हैं। और नंबर्स आर यूज्ड फॉर परफॉर्मिंग अरिथमेटिक कैलकुलेशन। जो हम अरिथमेटिक कैलकुलेशन करते हैं, मैथमेटिक्स में जो कैलकुलेशन करते हैं उसमें जो सिंबल यूज करते हैं दैट्स कॉल्ड अ नंबर। अब उसके बाद है नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? द नंबर सिस्टम इज अ वे टू रिप्रेजेंट और एक्सप्रेस नंबर। किसी नंबर को एक्सप्रेस करने का या रिप्रेजेंट करने का जो मेथड है, तरीका है, वे है, उसको बोलते हैं हम नंबर सिस्टम। उसके बाद है हमारे पास जैसे ये चार्ट है। अब इस चार्ट में देखिए ये नंबर सिस्टम का चार्ट है। नंबर सिस्टम में दो टाइप के नंबर होते हैं, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं और एक रियल नंबर होते हैं। अब सबसे पहले देखते हैं रियल नंबर क्या होते हैं। रियल नंबर जो है वो रैशनल नंबर्स टुगेदर विद इरैशनल नंबर। रैशनल और इरैशनल दोनों को मिलाकर के जो नंबर होते हैं वो होते हैं रियल नंबर। और कॉम्प्लेक्स नंबर को होते हैं दोज नंबर्स whose स्क्वायर इज नेगेटिव। जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव होता है उनको हम कॉम्प्लेक्स नंबर कहते हैं। और ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसको हम 10th के बजाय +1 में पढ़ेंगे अगर हमने न्यूमेरिकल पढ़ा तो। और इसमें क्या होता है कि ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर करने पर वो नेगेटिव हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास है x² + 1 = 0। अब x² = -1 होगा तो x की वैल्यू क्या होगी? ±1 आ जाएगा। मींस हम इसको ऐसा भी कह सकते हैं x = ±i। तो ये इमेजिनरी वैल्यू को लेके चलते हैं, तो ये खैर अलग टॉपिक है, इसको आज हम डिस्कस नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट रियल नंबर के ऊपर आते हैं और यही हमारा टॉपिक है। अब ये जो रियल नंबर हमारा टॉपिक है इसमें क्या क्या चीज आ जाएगी? एक तो आ जाएंगे आपके पास रैशनल नंबर्स, फिर आ जाएंगे इसमें इरैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर में क्या आएंगे? एक फ्रैक्शंस आएंगे, दूसरे इंटीजर्स आ जाएंगे। अब इंटीजर में क्या क्या आएगा? नेगेटिव इंटीजर हो जाएंगे, होल नंबर आ जाएंगे। उसके बाद होल नंबर में भी नंबर आ जाएंगे आपके पास, एक साइड पे न्यूटन नंबर जिसे हम 0 कहते हैं और दूसरी साइड से नेचुरल नंबर। ये सब रहने वाला है हमारे पास। और कॉम्प्लेक्स नंबर जो है उसके दो पार्ट होते हैं, एक को बोलते हैं रियल पार्ट और एक इमेजिनरी पार्ट। खैर ये वाला टॉपिक जो है वो आप आज के टाइम में हम इसे स्टडी नहीं करेंगे, पर ये सारे का सारा जो टॉपिक है ये सब के सब अभी 10th क्लास के इसी रियल नंबर चैप्टर में आने वाले हैं। तो सबसे पहले अब हम इसको एक एक करके शुरू करते हैं। जैसे कि फर्स्ट में हमारे पास क्या है? नेचुरल नंबर्स। अब ज्यादातर जो है वो नेचुरल नंबर्स के बारे में पता नहीं है। नेचुरल नंबर का सिंपल बात, किसी को पूछो नेचुरल नंबर होते क्या है तो क्या कहते हैं 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर होते हैं। पर एग्जैक्ट इसकी डेफिनेशन है क्या? दोज नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। जो नंबर्स हम काउंटिंग पर्पस मतलब गिनने के लिए यूज करते हैं उसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। दोज नंबर्स व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स इज डिनोटेड बाय कैपिटल N और उसको हम डिनोट करते हैं कैपिटल N से। और ये देखिए 1 2 3 4 5 so on so। अब स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर जो है वो 1 है और लार्जेस्ट नेचुरल नंबर कैन नॉट बी ऑब्टेन। उसके बाद
टुगेदर विद 0। जो नेचुरल नंबर का सेट है, ये जो नेचुरल नंबर है, इनके साथ अगर हम 0 को भी इंक्लूड कर लेते हैं तो हमारे पास नंबर बनते हैं होल नंबर्स। और होल नंबर्स को w से डिनोट करते हैं, 0 1 2 3 4 5 6 so on so। The difference between two consecutive whole number is always 1। जो दो लगातार होल नंबर्स होते हैं उनके बीच का डिफरेंस कितने का रहता है? 1 का रहता है। अब लीस्ट होल नंबर जो है वो 0 है, लार्जेस्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड। नेक्स्ट आता है हमारे पास इंटीजर्स। अब ये देखिए इंटीजर्स, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स टुगेदर विद 0। अब इंटीजर में क्या कितने टाइप्स होते हैं, उसमें कितने पार्ट होंगे उसके? 3। एक तो आ गया हमारे पास नेचुरल नंबर्स, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स और टुगेदर विद 0। साथ में हम 0 को भी इंक्लूड कर ले तो हमारे पास कौन से नंबर बन जाएंगे? इंटीजर्स बन जाएंगे। The set of natural numbers, negative of natural numbers together with 0। द्वारा फिर से क्या बोला मैंने? Natural numbers, negative of natural numbers together with 0 are called integers। अब denoted by z और इसको हम कैपिटल Z से डिनोट करते हैं। ये देखिए, ये 0 सेंटर में आ गया, इधर 1 2 3 4 5 6 so on so। इस साइड जो है वो नेचुरल नंबर हो जाएंगे और -1 -2 -3 so on so ये नेगेटिव नेचुरल नंबर्स हो जाएंगे। अब कई बार क्या होता है कि नेगेटिव नेचुरल नंबर्स को हम लोग नेगेटिव नेचुरल नंबर बोल देते हैं, तो नेगेटिव नेचुरल नंबर नहीं, नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर, कि जब हम किसी नेचुरल नंबर को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं देन रिजल्टेंट विल बी नेगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर्स ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन के बाद ऊपर जो इंटीजर है उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो ये देखिए, हमारे पास यहां पर क्या है, ये नंबर लाइन आ गई, ये बीच में आ गया 0 और 0 जो है वो न्यूट्रल नंबर आ गया। अब 1 2 3 4 5 so on so इनको बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर और इस साइड में इनको नेगेटिव इंटीजर और ये 0 जो है ये न्यूट्रल नंबर आ गया। अब है इंटीजर आर द सेट ऑफ रियल नंबर्स कंसिस्टिंग ऑफ द नेचुरल नंबर्स, देयर एडिटिव इनवर्स एंड 0। The sum product difference of any two integer is always an integer, but it is not true for division। division में ये true नहीं है। अब types of integers, integer में कितने types हो सकते हैं? एक तो positive integer हो सकते हैं, ये वाला portion, ये जो portion है ये positive integer का है। उसके बाद दूसरा क्या आ जाएगा? negative integers, ये वाला portion negative integer का आ जाएगा। अब तीसरा बचा हमारे पास ये वाला और ये कौन सा आ जाएगा? neutral numbers। अब जो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर किसको बोलते हैं? जो नेचुरल नंबर है उसी को ही पॉजिटिव इंटीजर कहते हैं। तो जो नेचुरल नंबर का दोज नंबर व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस वो ही पॉजिटिव इंटीजर है। मींस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 so on so ये सब पॉजिटिव इंटीजर है। -1 -2 -3 -4 -5 so on so ये सब नेगेटिव इंटीजर है। और 0 neither नेगेटिव इंटीजर नॉर पॉजिटिव इंटीजर, दैट इज कॉल्ड अ न्यूट्रल नंबर। उसको क्या बोलते हैं हम? न्यूट्रल नंबर्स। अब आगे देखिए, ये तो आ गया हमारे पास न्यूट्रल नंबर। अब आगे है रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स में क्या होता है कि एक मिनट, ये हाँ रैशनल नंबर्स में आ गया हमारे पास दोज नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p/q। जो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं उनको हम किस फॉर्म में लिखते हैं? p/q, कॉमा q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? q की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। ये p/q, ये p और ये q दोनों के दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स एंड आर कोप्राइम। कोप्राइम का मतलब होता है p और q दोनों का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मींस HCF ऑफ p, q दोनों का क्या आना चाहिए? 1 आना चाहिए एंड इज नोटेड बाय q। The decimal extension of a rational number is either terminating or non-terminating repeating reactive। जो रैशनल नंबर होते हैं उसकी जो डेसिमल एक्सटेंशन आती है, जब हम उन्हें डिवाइड करते हैं तो उसकी डेसिमल एक्सटेंशन कैसे आती है? इधर टर्मिनेटिंग, या तो वो पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल 1/2, अब ये क्या आ जाएगा? 0.5। और दूसरा क्या हो सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, अगर वो टर्मिनेट नहीं करते हैं तो क्या करेंगे? रिपीट करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिकरिंग, वो टर्मिनेट कर जाएंगे। जैसे 10/3 तो मेरे पास बन जाएगा 3.3333 so on so। जैसे ये लिखा गया इसमें, आप पॉज करके इसको देख भी सकते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स के
के लिए आपने दो चीजें याद रखनी है। अगर वो p अपॉन q की फॉर्म में है तो डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए, बिकॉज समथिंग अपॉन जीरो अप्रोचेस टू इंफिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा। p और q दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए। और तीसरा, p और q का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो HCF जो है वो क्या आना चाहिए आपके पास 1 आना चाहिए। और ज्यादातर हम जो रैशनल नंबर है उसको किससे डिनोट करते हैं, q से। और इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो इधर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिएक्टिव, ये रैशनल नंबर की एक पहचान है। आइए हम आगे देखते हैं। अब जैसे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में कुछ खास नहीं है। इक्विवेलेंट रैशनल नंबर में क्या है, द रैशनल नंबर्स whose numerator and denominator both are equal or they are reducible to equal, बोलता है कि वो या तो इक्वल है या फिर वो रिड्यूस होने के लिए है। ठीक है, तो उसको क्या बोल रहे हैं हम, इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स। अब है टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर्स कि हमें विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन हमें कब पता चलेगा कि कौन सा रैशनल नंबर जो है वो पूरे तरीके से टर्मिनेट हो जा रहा है, मतलब डिवाइड हो जा रहा है, और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आ रहा है। तो इसके लिए चलो देखते हैं। तो जो हमारे पास रैशनल नंबर है वो किस फॉर्म में है, रैशनल नंबर होता है हमारे पास p अपॉन q, कोमा q नॉट इक्वल टू 0। q की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, 0 नहीं होनी चाहिए। अब इस q के जो फैक्टर है वो इधर 2 की फॉर्म में बने या फिर 5 की फॉर्म में बने या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में बन जाए, मींस 2 रेज पावर m ऐसा बन जाए, और हमारे पास 5 रेज पावर m और 2 रेज पावर n इंटू 5 रेज पावर m इस फॉर्म में बने, तो वो नंबर जो होते हैं वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाते हैं। दोबारा फिर से सुनिए कि जिस भी रैशनल नंबर के डिनोमिनेटर के जो फैक्टर हैं वो या तो 2 की फॉर्म में आने चाहिए या 5 की फॉर्म में आने चाहिए या 2 और 5 दोनों की फॉर्म में आने चाहिए। अगर इनमें से कोई और नंबर साथ में आ जाता है तो वो नंबर टर्मिनेटिंग ना हो करके रिपीटिंग हो जाता है। नेक्स्ट, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग रिएक्टिव। तो ये मैंने बता दिया कि जो नंबर जिसके डिनोमिनेटर के फैक्टर को 2 और 5 की फॉर्म में नहीं आते। ठीक है, अब आगे चलते हैं इरैशनल नंबर की ओर। अब देखिए आगे इरैशनल नंबर। अब इरैशनल नंबर में क्या होगा, सारे के सारे रैशनल नंबर की तरह है, बस थोड़ा सा इसमें डिफरेंस क्या है कि जो काम रैशनल नंबर में हो जाता है वो इरैशनल नंबर में नहीं होता। जैसे इरैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या बनेगी, फिर दो नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन, उन्हें नहीं लिखा जा सकता किस फॉर्म में, p अपॉन q, कोमा q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p कोमा q आर इंटीजर्स एंड आर कोप्राइम। ठीक है, अब द रैशनल एक्सपेंशन ऑफ इरैशनल नंबर इज either terminating, either the rational expansion of irrational number is non-terminating, non-repeating, reacting। क्या होगी, non-terminating, non-repeating, ना तो वो टर्मिनेट होगी और ना ही रिपीट होगी। अब कैसे, तो उसको आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिख रहा हूं जैसे √3 अपॉन 5। अब ये देखिए सबसे पहले क्या बोला, दो नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले q नॉट इक्वल टू 0, तो देखो 5 नॉट इक्वल टू 0, पहला तो ये रैशनल नंबर की तरह ही है। दूसरा, वे p q आर इंटीजर, यस p और q ये दोनों की दोनों क्या होने चाहिए थे, इंटीजर। बट √2 √3 जो है वो किसमें नहीं आता, इंटीजर में नहीं आता, ना तो वो पॉजिटिव इंटीजर में, ना नेगेटिव इंटीजर में, ना न्यूट्रल नंबर में। इसीलिए ही ये जो नंबर लिखा मैंने √3 अपॉन 5 ये नंबर इरैशनल है। तो क्या डेफिनेशन थी इसकी, दो नंबर व्हिच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म p अपॉन q, q नॉट इक्वल टू 0, वेयर p q आर इंटीजर्स, जो इस फॉर्म में नहीं मिलते हैं। और उसके बाद इसकी और पहचान कर पाई कि इसकी जो डेसिमल एक्सपेंशन आती है वो कैसे आती है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग रिएक्टिव, ना तो वो टर्मिनेट होते और ना ही रिपीट होते। जैसे मैं यहां पर लिख लेता हूं कोई नंबर, मैंने लिखा 0.10100111011 फिर 1 फिर 0 फिर 1 1 1 1 1 सो ऑन सो। अब इस तरीके के नंबर जो होंगे ये ना तो टर्मिनेट होंगे और ना ही रिपीट होंगे। इन नंबर्स को क्या बोलते हैं हम, इरैशनल नंबर। सेम पाई, पाई की वैल्यू भी कैसा नंबर है, पाई इरैशनल है। क्यों, क्योंकि पाई होता किसके बराबर है, पाई जो है वो 22 अपॉन 7 के बराबर नहीं होता।
क्यों? क्योंकि पाई की वैल्यू जो है वो 22/7 होगी, तो ये तो रिपीटिंग फॉर्म में आ गया, तो ये रैशनल बन जाएगा। एक्चुअल में पाई की वैल्यू क्या होती है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। जब हम किसी भी सर्कल के सर्कमफेरेंस को उसके डायमीटर से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास पाई आता है। और पाई की वैल्यू 3.14 भी नहीं होती, पाई की एक्चुअल वैल्यू क्या होती है? सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर। इसीलिए पाई भी इररेशनल नंबर है। अब उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक, हमारे पास जो मेन चैप्टर है हमारा, उसकी डेफिनेशन क्या है? तो चैप्टर का नाम था रियल नंबर, और रियल नंबर की डेफिनेशन क्या है? The rational numbers together with irrational numbers. Rational numbers together with irrational numbers. चाहे वो नंबर रैशनल है या इरैशनल है, इन दोनों की जो कलेक्शन है उसको बोलते हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर के लिए एक और डेफिनेशन भी कह सकते हैं, those numbers whose square is positive. जिन नंबर्स का स्क्वायर पॉजिटिव होता है उसको भी हम रियल नंबर्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि जिन नंबर्स का स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा वो तो कॉम्प्लेक्स नंबर में चले जाएंगे, और जिन नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होगा वो रियल नंबर में आ जाएंगे। ठीक है, अब इसमें क्या क्या चीजें आ जाएंगी हमारे पास? रियल नंबर में रैशनल के सारे नंबर आ जाएंगे, इररेशनल के सारे नंबर आ जाएंगे। उसके बाद है नेक्स्ट टॉपिक में आगे हमारे पास क्या आ जाएगा? आगे आएगा हमारे पास ऑपरेशन ऑन अ रियल नंबर। अब रियल नंबर में हम कौन कौन से ऑपरेशन जो है वो यूज कर सकते हैं? रैशनल नंबर जो है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को सेटिस्फाई करते हैं, एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, इसमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये सारे के चलता है एक्सेप्ट बाय जीरो। जीरो से हम जो है वो डिवाइड नहीं कर सकते, बाकी सारे के सारे जो ऑपरेशन है वो रियल नंबर में किए जा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है इररेशनल नंबर में भी क्या है कि ये भी इररेशनल नंबर भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और एडिशन, मल्टीप्लिकेशन। However, the sum, difference, quotient and product of irrational number are not always irrational. तो जरूरी नहीं है कि इसका प्रोडक्ट ये सारे के सारे जो है वो हर बार इररेशनल है। उसके बाद है आगे, जैसे ये एक एग्जांपल उठा रहा हूं, √5 में ऐड करेंगे -√5, अब इक्वल किसके बराबर आ गया? जीरो के बराबर। तो दो इररेशनल नंबर को जैसे ही मैंने ऐड किया तो वो जीरो आ गया, जबकि जीरो तो हमारे पास रैशनल नंबर है, इसलिए जरूरी नहीं है कि दो इररेशनल नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने, ऐड करने के ऊपर जो है वो दोबारा फिर से इररेशनल नंबर आ जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे इसमें क्या है? ये रियल नंबर का प्योर जिसमें रियल नंबर्स हैं उसका चार्ट आ गया हमारे पास। अब जो मैंने पहले पीछे भी यही चार्ट बनाया था दोबारा फिर से है, ये देखिए रियल नंबर्स, इसमें क्या क्या है? एक रैशनल है, एक इररेशनल है। तो रियल नंबर का क्या कहा था कि रैशनल नंबर्स टुगेदर विद इररेशनल नंबर्स। फिर आ गया रियल नंबर, सॉरी रैशनल नंबर्स, तो दोस नंबर व्हिच कैन बी रिटन इन द फॉर्म p upon q, q not equal to 0, where p, q are integers and are co-primes, means SCF of p, q is equal to 1. The rational extension of rational number is either terminating or non-terminating repeating reactive. उसके बाद है irrational number की जो those number which cannot be written in the form p upon q, q not equal to 0, where p, q are integers and are co-primes. The rational extension of irrational number is non-terminating, non-repeating reactive. अब हमारे पास रैशनल नंबर के टाइप्स आ गए, नॉन इंटीजर रैशनल नंबर आ गया और इंटीजर में आ गया, फिर नेगेटिव नंबर्स आ गए, होल नंबर्स आ गए। अब होल नंबर में क्या क्या चीजें होती है? जीरो और नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर में क्या था? दोस नंबर व्हिच आर यूज्ड फॉर काउंटिंग पर्पस। अब आगे देखिए, आगे इसमें क्या है? अब ये कुछ एक नोट है, नोट में क्या लिखा गया है? द सम और डिफरेंस ऑफ अ रैशनल नंबर्स एंड एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। दूसरा है द प्रोडक्ट और क्वोशिएंट ऑफ अ नॉन जीरो रैशनल नंबर विद एन इररेशनल नंबर इज इररेशनल। और इफ वी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई और डिवाइड टू इररेशनल्स द रिजल्ट मे बी रैशनल और इररेशनल, कुछ भी आ सकता है इसका रिजल्ट। नेक्स्ट देखिए रियल नंबर्स एंड देयर डेसिमल एक्सपेंशन। इसको तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि जब रिमाइंडर 0 आता है, 2 और 5 की फॉर्म में फैक्टर आएंगे तो रिमाइंडर 0 आ जाएगा। 2 और 5 को जोड़ करके कुछ और फैक्टर आते हैं तो हमारे पास जो है वो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, तो वो इस टाइप में रिपीटिंग आ जाएंगे आपके पास। ठीक है, अब आगे देखिए, अब है अगला ऑड नंबर्स क्या होते हैं? ऑड नंबर में है कि those numbers which cannot be divisible by 2, जो नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते are called odd numbers. For example, -7, -5, -3, -1, 1, 3, 5 etc. ये सारे के सारे odd numbers हैं। अब इवन नंबर्स क्या होते हैं? those numbers which are divisible by 2, जो नंबर 2 से
डिवाइड हो जाएंगे उसको क्या बोलेंगे हम? इवन नंबर्स। अब ये इसके एग्जांपल भी लिखे गए हैं। अब एक होते हैं ऑड नंबर्स और एक होते हैं ऑड नेचुरल नंबर्स। एक ऑड नंबर है, एक ऑड नेचुरल नंबर्स है। ऑड नंबर इंटीजर से होते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ऑड नंबर्स कहां से होते हैं? इंटीजर से। और ऑड नेचुरल नंबर जो होते हैं वो नेचुरल नंबर से होते हैं। अब ऑड नंबर्स और ऑड नेचुरल नंबर में फर्क क्या है? ऑड नंबर कहां से बनते हैं? इंटीजर से। और ऑड नेचुरल नंबर नेचुरल नंबर से। तो ऑड नेचुरल नंबर की डेफिनेशन हुई those numbers which cannot be divisible by 2. Those natural numbers which cannot be divisible by 2 are called odd natural numbers. 1, 3, 5, 7 and so on. Even natural numbers. Those natural numbers which are divisible by 2. जो natural number 2 से डिवाइड हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं? even natural numbers. फिर है prime numbers. Prime number की डेफिनेशन क्या होगी? Those natural numbers having exactly two factors, one and itself only. Those natural numbers having exactly two factors. प्राइम नंबर के पास सिर्फ और सिर्फ दो ही फैक्टर होते हैं। They must be natural. प्राइम नंबर पहले क्या होने चाहिए? नेचुरल नंबर होने चाहिए। Those numbers which are those natural numbers having exactly two factor, one and itself. उसके बाद है हमारे पास एक और इसकी डेफिनेशन बना सकते हैं। Those natural numbers which are greater than 1 and are divisible by 1 and itself. जो नेचुरल नंबर 1 से बड़े होते हैं, अपने आप से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं, उसको भी हम प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 सो ऑन। ये सारे के सारे जो है वो प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर के बाद नेक्स्ट क्या है आपके पास? हाँ, एक चीज इसमें ये नोट करने वाली है कि ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड। सारे के सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2। 2 ही इसमें एक ऐसा नंबर है जो इवन है और प्राइम नंबर है। कई बार ये भी पूछ लेते हैं कि प्राइम नंबर में कितने इवन नंबर होते हैं? तो प्राइम नंबर में एक 2 ही ऐसा नंबर है जो इवन है, बाकी सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं? ऑड। उसके बाद आगे है कंपोजिट नंबर्स। Those natural numbers having more than 2 factors. जिन नेचुरल नंबर के पास 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको क्या कहते हैं हम? कंपोजिट नंबर्स। Those natural numbers which are greater than 1 and are not prime. हाँ, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जो नेचुरल नंबर्स 1 से बड़े होते हैं और प्राइम नंबर नहीं होते। अब इसमें क्या क्या आएगा? 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, etc. ये सारे किसमें आ जाएंगे? कंपोजिट नंबर में। अब ये बात याद रखनी है आपने कि जो कंपोजिट नंबर होते हैं वो मे बी ऑड और इवन दोनों आ सकते हैं इसमें से। अब टाइप्स ऑफ कंपोजिट में क्या क्या आएगा? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कंपोजिट नंबर्स। एक इवन कंपोजिट आ गए और एक ऑड कंपोजिट आ गए। अब ये देखिए, ये इसकी डेफिनेशन है। एक ऑड कंपोजिट है और एक इवन कंपोजिट है। अब मेन टॉपिक हमारे पास क्या आया? इसको देखिए, जूम करके इसको आप पॉज करके भी नोट कर सकते हैं डेफिनेशन को। नेक्स्ट है हमारे पास co-primes, co-prime numbers. The co-prime numbers or mutually primes or relative primes are the two numbers which have only one common factor, which is 1. Let us understand the concept with an example. Suppose there are two numbers 14 and 15. अब इसमें से देखना है 14 and 15. इसमें the factors of 14 are 1 to 7 और factors of 15 is 1, 3, 5. For the both numbers we can see the common factor is 1. Therefore 14 and 15 are co-prime. इनके बीच में common factor क्या आ गया? 1. But if we consider another number say 21 or whose common factor 1, 3, 7, then 21 is neither a co-prime for 14 nor for 15. अब 21 जो है वो क्या हो जाएगा? 21 और दूसरा नंबर है हमारे पास 14। 21 और इसमें 14 में क्या क्या नंबर आ जाएंगे? 21 और 14 में कॉमन नंबर तो कोई नहीं आया हमारे पास, पर अगर मैं 21 और 15 में लेता हूं इसमें कॉमन फैक्टर आ जाएगा, इसमें कॉमन फैक्टर 3 आ जाएगा। इसीलिए ये 21 और 15 जो ये को-प्राइम में नहीं आएंगे, जबकि 21 और 14 को-प्राइम में आ जाएंगे। अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास? फ्रैक्शन। फ्रैक्शन में क्या है? क्या फ्रैक्शन इज अ नंबर दैट रिप्रेजेंट्स अ पार्ट ऑफ होल। फ्रैक्शन एक होल का पार्ट को दिखाता है, जैसे 5/7, 2/3, 8/12, 7/19 etc. It represents a numeric value which defines the part of the whole. अब parts of fraction. फ्रैक्शन के पार्ट क्या क्या हो सकते हैं? फ्रैक्शन में दो पार्ट होते हैं बेसिकली, एक न्यूमरेटर होता है और दूसरा डिनोमिनेटर होता है। न्यूमरेटर में क्या होता है? इट इज द अपर पार्ट ऑफ द फ्रैक्शन, ये आपका ऊपर वाला पार्ट होता है,
लाइन के ऊपर और डिनोमिनेटर नीचे वाला, लाइन के नीचे वाला। अब टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन बेस्ड ऑन द प्रॉपर्टीज ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, फ्रैक्शन जो है उसको हम सब डिवाइडेड करते हैं किसमें से, अलग-अलग टाइप्स में आप कर सकते हैं। उसको प्रॉपर फ्रैक्शन बोल सकते हैं, इम्प्रॉपर बोल सकते हैं, मिक्स्ड फ्रैक्शन, लाइक अनलाइक, ये सारा। अभी मेन इसमें आपको दो ही चीजें याद रखनी है, एक प्रॉपर और एक इम्प्रॉपर। प्रॉपर कब होगा, जब न्यूमरेटर जो है वो आपके पास छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो प्रॉपर। इम्प्रॉपर, न्यूमरेटर बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो इम्प्रॉपर आ गया। और मिक्स्ड, जब आपके पास 3 1/8 इस तरीके के नंबर बनेंगे वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में आ जाएंगे। ठीक है, अभी इसकी डेफिनेशन है, आप इसको पॉज करके नोट कर सकते हैं, लिख सकते हैं, क्योंकि आपको ये ज्यादा कहीं मिलेगी नहीं। ठीक है, अब ये लाइक फ्रैक्शन मैं इसको ज्यादा डिस्कस इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि 10th क्लास में इसकी ज्यादा जरूरत नहीं रहेगी आपको, क्योंकि ये छोटी क्लासेस के बेसिक है, तो आपको ये आनी ही चाहिए। अब है मेन लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, और एक्सपोनेंट रूल क्या है, ये वाले ज्यादातर बच्चे, बहुत ज्यादा बच्चों के यही चीजें, उनका जो कांसेप्ट है वो क्लियर नहीं होता है और यही पर ही ज्यादा गलतियां होती हैं। तो पहले आ गया प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ में क्या है कि a raised power m into a raised power n, अंडर मल्टीप्लिकेशन बेस सेम है, पावर विल बी एडेड, पावर ऐड कर दी जाती है। ये देखो, ये अंडर मल्टीप्लाई हो जाएगी तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, ऐड, और अंडर डिवीजन हो जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी इसकी, अंडर डिवीजन बेस सेम है, पावर सब्ट्रैक्ट कर दी जाती है। ठीक है, अब इसमें देखो पावर लॉ, अकॉर्डिंग टू द पावर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट, number rise the power to a power, just multiply the expression a raised power n, जैसे मैं यहां लिख रहा हूं a raised power n whole power m कर देते हैं, या फिर मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं a raised power m और whole power n। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें पावर से ये जो पावर्स है ये दोनों क्या हो जाएंगी, मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो a raised power m n ऐसा बन जाएगा हमारे पास। तो याद रखना है कि जब a raised power m whole power n हो जाए तो पावर्स को क्या कर दिया जाएगा, मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। उसके बाद है क्वोशिएंट लॉ, जैसे मैंने ऊपर भी अभी इसमें बताया था प्रोडक्ट लॉ में ही। क्वोशिएंट लॉ में क्या होता है, अंडर डिवीजन में सेम है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, दोनों को माइनस कर दिया जाएगा। उसके बाद है आगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर ऑन एक्सपोनेंट रूल्स। अब जैसे ये देखिए 1/a raised power n, अब ये डिनोमिनेटर में है तो ऊपर जाके पावर नेगेटिव, अब 1/a की पावर नेगेटिव में है ऊपर जाके पॉजिटिव, समथिंग रेज़ पावर 0 इक्वल टू 1। अब किसी भी नंबर की पावर 0 है तो वो 1 के बराबर होता है। अब है पावर ऑफ प्रोडक्ट, अभी दो नंबर है हमारे पास, अब एक a है एक b है, उन दोनों की पावर m है तो हम इसको अलग अलग करके लिख सकते हैं, a की पावर भी m, b की पावर भी m। जैसे 2 into 5 4 पावर 10 है तो 2 रेज़ पावर भी 10 हुआ, 5 रेज़ पावर भी 10। पावर ऑफ क्वोशिएंट a अपॉन b होल पावर n है तो a की पावर अलग से n कर दीजिए, b की पावर अलग से n कर दीजिए। अब क्या था आगे, जो कि 10th क्लास का मेन टॉपिक था, मैंने पहले भी बताया है, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ये है मेन टॉपिक 10th क्लास का। पीछे जो किया हमने वो 9th का या फिर रियल नंबर्स के ऊपर मेन बेसिक था। अगर वो चीजें आपको समझ आ गई तो अब ये जो है इसको समझने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मेन अभी यही है, 2-4 इसमें टॉपिक आने वाले हैं और चैप्टर आपका एकदम खत्म हो जाएगा। अभी हम बिल्कुल एंड की तरफ जा रहे हैं। द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या बोलता है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, ये एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक apart from the order in which the prime factor occurs। क्या कहता है कि हर एक हम कंपोजिट नंबर को, एवरी कंपोजिट नंबर को बोलता है उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिख सकते हैं। मैंने कोई कंपोजिट नंबर लिख दिया, मैं नंबर लिख देता हूं 14, अब 14 है, इसको इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में लिखा जा सकता है। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या बन गई, 2 into 7, 2 रेज़ पावर 1, 7 रेज़ पावर 1। ये देखिए, तो ये थी मेरी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ज्यादा यही नहीं पता है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक है क्या, कहता है कि एवरी कंपोजिट नंबर, हर एक कंपोजिट नंबर को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स, और ये जो फैक्टराइजेशन होती है यूनिक, बिल्कुल एक ही फैक्टराइजेशन वाली और अलग अलग फैक्टराइजेशन नहीं होती इसकी ऐसे। ठीक है, अच्छा उसके बाद आगे कुछ एक चीजें आपको नोट रखनी है। द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ अ नेचुरल नंबर इज यूनिक except for the order of its factor। नेक्स्ट है that p be a prime number if p divides a square। अगर p कोई प्राइम नंबर है जो a square को डिवाइड करता है then p
डिवाइड्स a, तो फिर ये जो p है ये a को भी डिवाइड करेगा, where a is a positive integers। अब है प्राइम एंड कंपोजिट नंबर, इसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, तो इसको अभी दोबारा नहीं करेंगे। उसके बाद है एचसीएफ एंड एलसीएम में बेसिक ये आ गया। इसमें क्या है एचसीएफ एंड एलसीएम। अभी ज्यादातर में यही प्रॉब्लम है, एचसीएफ और एलसीएम में फर्क क्या है? एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, एलसीएम लीस्ट कॉमन मल्टीपल। एक में लीस्ट कॉमन मल्टीपल है, दूसरे में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आल्सो नोन एज जीसीडी, इसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर भी कहते हैं, और एलसीएम ऑफ टू नंबर्स इज लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब प्रॉपर्टी क्या कहती है? प्रॉपर्टी में क्या कहती है कि दो नंबर है मेरे पास, एक का नाम है a और दूसरे का नाम है b। अब इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके बराबर होता है? एलसीएम इंटू एचसीएफ। दो नंबर है, देखिए ध्यान से कि दो नंबर है, उनका प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? एलसीएम इंटू एचसीएफ। अब यहां से हम एलसीएम से डिवाइड कर देंगे, एचसीएफ निकल आएगा, एचसीएफ से डिवाइड करेंगे, एलसीएम निकल आएगा, ए से एलसीएम इंटू एचसीएफ को डिवाइड करेंगे तो बी निकलेगा, बी से इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास ए की वैल्यू निकल जाएगी। अब सबसे पहले हमें ये समझना तो जरूरी है कि क्या समझना जरूरी है? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एक्चुअल में एचसीएफ है क्या और एलसीएम है क्या। हम इसके पता कैसे करेंगे कि अब ये एलसीएम बन रहा है, ये एचसीएफ बन रहा है। मैं कोई नंबर ले लेता हूं, मैंने नंबर लिया, एक नंबर मैंने ले लिया 2 और एक नंबर ले लिया मैंने 6। अब 2 और 6 मैंने दो नंबर लिए हैं। अब मुझे इनका एचसीएफ निकालना है और एलसीएम निकालना है। अब 2 और 6 में देखिए 2 के फैक्टर क्या है? ऐसा करते हैं बड़े नंबर ले लेते हैं, ये तो छोटे नंबर है, थोड़े से बड़े नंबर ले लेते हैं हम। बड़े नंबर थोड़ा सा बड़ा नंबर यूज करते हैं, जैसे मैंने एक नंबर ले लिया 21 और दूसरा नंबर मैंने ले लिया 50। अब ये दो नंबर, अब 21 है और 15 है। अब मुझे क्या करना है कि ऐसा नंबर ढूंढना है, 21 की जगह हम लोग यहां पर नंबर 6 यूज कर लेता हूं क्या, ताकि ज्यादा कैलकुलेशन भी ना पड़ेगा। यहां पर मैंने नंबर 6 यूज कर दिया। अब देखिए 6 के फैक्टर क्या क्या है? 6 के फैक्टर निकालने हैं मुझे। 6 का एक फैक्टर है 2 और एक फैक्टर है 3, और 15 के फैक्टर क्या क्या है? 15 का फैक्टर एक बना मेरे पास 3 और एक बना मेरे पास 5। अब ये जो इसके फैक्टर आए, अब उसने क्या बोला था? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इन फैक्टर्स में ऐसा कौन सा सबसे बड़ा फैक्टर है? अब देखिए कॉमन वैसे सबसे बड़ा 5 है, पर 5 15 का है, 6 का नहीं है। 2 6 में है पर 15 में नहीं है। अब सबसे बड़ा कौन सा है? ये देखिए 3 ऐसा सबसे बड़ा फैक्टर है जो 6 को भी डिवाइड करता है और 15 को भी। तो 6 और 15 का जो HCF है, HCF वो क्या आ गया हमारे पास? वो आ गया 3। अब समझ आ गया कि HCF क्या होता है कि among all factors of both numbers greatest will be the HCF। अभी इनमें सबसे बड़ा जो फैक्टर था, दोनों का कॉमन सबसे बड़ा फैक्टर जो था उसको बोलते हैं HCF। अब दूसरा उल्टा काम क्या? लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अभी इसी के ऊपर लीस्ट कॉमन मल्टीपल पे जाकर देखते हैं। अब 6 का टेबल बोलिए, 6 फिर 12 फिर 18 फिर ऐसे करते करते आगे आ जाएगा 24 फिर 30 36 फिर 42 48 फिर आ गया 54 और लास्ट में आ गया 60। अब अगला नंबर क्या है? 50। अब 15 को देखो, ये तो आए 6 के। अब अगला नंबर क्या था? 15। ये देखिए 15 का। अब 15 का क्या क्या है? 15 के उसमें देखो टेबल,
ये देखिए 15 30 45 60। अब ये आए, अब इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल कैसे, ऐसा कौन सा नंबर है ऐसा इन नंबर्स में। अब मैं यहां से मार्कर चेंज करता हूं, अभी मार्कर हम लोग इसमें यूज कर लेते हैं, चलो मैं ये वाला यूज कर लेता हूं, या फिर चलो रेड वाला यूज करता हूं, ठीक है। अब रेड वाला मार्कर मैंने यूज किया। अब देखो इसमें ये जो 6 के फैक्टर आ गए, ये सारे किसके फैक्टर थे 6 के, और ये सारे किसके थे 15 के। अब इन फैक्टर्स में ये जो फैक्टर हैं, ये फैक्टर और ये जो 6 के फैक्टर हैं, ये वाले, इन फैक्टर्स में ढूंढिए कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसको ये दोनों डिवाइड करते हैं। देखिए इनमें कॉमन लीस्ट सबसे छोटा होना चाहिए दोनों में। अभी 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 देखो 15 30 ये देखिए ये 30 और यहां पर भी 30 एक, उसके बाद ये 60 और यहां पर भी 60। अब दो नंबर मेरे पास मिले हैं, एक 30 है एक 60 है। ये दो नंबर ऐसे हैं जिसको 6 और 15 दोनों डिवाइड करते हैं। तो मुझे क्या चाहिए था, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा कॉमन मल्टीपल। सबसे छोटा कौन सा है, एक 30 आ रहा है एक 60। अब 30 और 60 में छोटा कौन हुआ 30। इसका जो 6 और 15 का एलसीएम क्या बना 30 और एचसीएफ क्या बना 3। तो एचसीएफ का मतलब होता है सबसे बड़ा दो नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर दे, और एलसीएम का मतलब सबसे छोटा वो नंबर जिसे ये दोनों डिवाइड कर दे। बात क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट आगे देखिए, आगे है हमारे पास, सीधे हम बुक के क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। और अभी हम धड़ाधड़ मैराथन इसको एक एक करके सॉल्व करते जाएंगे और देखते ही जाएंगे। बस थोड़े ही मिनट में अब ये आपका चैप्टर खत्म है, और होप फॉर कि सभी को ये समझ आ भी गया होगा, और नहीं आया तो दूसरी बार फिर वीडियो को देखिए, और किसी को फिर भी दिक्कत है तो वो कॉल करके भी पता कर सकते हैं। देखिए अब पहला क्वेश्चन क्या बोला इसने, एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। अभी मैंने पहले ये डिस्कस की थी कि हमारे पास अगर कोई कंपोजिट नंबर दे रखा है तो उसके प्राइम फैक्टर में लिख सकते हैं हम लोग। क्या क्या किसमें लिख सकते हैं, प्राइम फैक्टर में। अब देखो क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 ये आ गया। अब इन सभी नंबर्स को हम प्राइम फैक्टर में कैसे लिखेंगे, देखिए अभी मैं पेन को फिर से चेंज करूंगा। अब पेन को चेंज करके ये वाला कलर बता लेते हैं, ठीक है। देखो अब इसमें देखिए 140 को देखो, उसके प्राइम फैक्टर ये देखो 2 * 2 * 5 * 7 * 1, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। बस अब 2 कितने हैं 1 और 2, 2 रेज़ पावर 2, 5 रेज़ पावर 1 और 7 रेज़ पावर 1 हो गया। नेक्स्ट है 156। अब देखो 156 इसके प्राइम फैक्टर ये लगा दिया मैंने, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं देखो। उसके बाद है नेक्स्ट देखिए आगे, जल्दी करेंगे अभी हम। नेक्स्ट ये नंबर है, इसके प्राइम फैक्टर ये देखो, पहले इसके प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए और इसको में लिख दीजिए। नेक्स्ट वाला ये देखो, इसको ऐसे लिख दीजिए, जिसमें कोई ज्यादा दिक्कत वाला काम नहीं है। अगर किसी को समझ नहीं आया है तो दोबारा से देखो, उसको प्राइम फैक्टर निकाल लीजिए जस्ट और ऐसे लिख दीजिए। अब उसमें से देखो कि अगर कोई दो बार आ रहा है तो बेस में उसकी पावर ऐड हो जाएंगी। देखो सारे एक एक सिंगल टाइम आ रहे हैं, 5 7 * 11 * 30। अभी इसमें 1 है तो 1 में क्यों नहीं इंक्लूड कर रहा हूं, क्योंकि उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन चाहिए, इसलिए प्राइम फैक्टर में 1 नहीं आता। 1 जो होता है वो प्राइम नंबर नहीं होता। अब देखिए नेक्स्ट ये आगे चलिए, आगे क्या है हमारे पास, नेक्स्ट है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई द एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बोलता है एलसीएम और एचसीएफ निकालिए इन दो नंबर्स का और वेरीफाई करो कि एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वो प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, इन्हीं दो नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। आपने सबसे पहले क्या करना है, पहले नंबर ये देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन ये है हमारे पास 46 और 91। अब 46 के प्राइम फैक्टर निकालो, 91 के प्राइम फैक्टर निकालो, एचसीएफ एलसीएम निकाल दिया, ठीक है जी। दोनों आ गया, सभी को समझ में आ रहा है। ये देखो ये आ गया मेरे पास एलसीएम, ये आ गया मेरे पास एचसीएफ, ठीक है। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। अब उसने बोला वेरीफाई करके बताओ क्या कि एलसीएम इनटू एचसीएफ जो है वो किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब एलसीएम और एचसीएफ को देखो 13 को 182 से मल्टीप्लाई किया, ये आ गया। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स करिए, तो 96 को 91 से मल्टीप्लाई करो, देखिए ये आ गया हमारे पास। हेंस हमारे पास निकल क्या गया, एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। नेक्स्ट आगे देखिए, आगे बिल्कुल सेम यही वैसे करना है। सबसे पहले एलसीएम और एचसीएफ निकाल लेना है। आप एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये निकाल दिया, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कर दीजिए। देखो अगर ये इक्वल आ गया तो बोल दीजिए उसे इक्वल है, नहीं आता तो मना कर दीजिए। पर मैक्सिमम जब भी दो नंबर्स होंगे तो एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर ही आएगा, बराबर आएगा। पर अगर वो दो नंबर नहीं है, तीन नंबर है, तीन नंबर के केस में ये वाला मेथड यूज नहीं होता। याद रखना है इस बात को। कब यूज होगा ये एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स? कब? जब नंबर दो होंगे, तीन में नहीं। तीन में मत कर देना भाई, गलत हो जाएगा। सॉरी। आगे देखिए, अभी ये सभी में ये दिया है। नेक्स्ट देखो, थर्ड क्वेश्चन है। अब थर्ड में क्या बोला है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें देखो तीन नंबर आ गए। अब तीन में क्या करना है देखिए जरा। अब सबसे पहले 12, 15 और 21। 12 के प्राइम फैक्टर निकाल दीजिए, 15 के निकालो, ये भी निकाल दिए, 21 के निकाल दिए। अब क्या निकालना है? एचसीएफ। एचसीएफ का मतलब है कॉमन। दोनों में कॉमन देखो, ये आ गया 3 और तो कोई कॉमन है नहीं। देखो एचसीएफ 3 हो गया। अब एलसीएम कॉमन इनटू नॉन कॉमन, जो कॉमन आया उसे लिख दीजिए, नॉन कॉमन आया उसे लिख दीजिए। ये देखो कॉमन, मैंने कॉमन आपका ये 3 लिख दिया। नॉन कॉमन में क्या आया? 2, एक बार ये लिख दिया, ये 2 यहां है, ये भी लिख दिया। अब नीचे में देखो 5, ये भी लिख दिया, 7 ये भी लिख दिया। कॉमन और नॉन कॉमन प्रोडक्ट करिए, एलसीएम बन जाए, बस बात खत्म। ज्यादा टफ है ही नहीं काम। एक और देखो नेक्स्ट। अब इसमें देखो सॉरी 17, 23, 29। अब इसमें देखो इसके फैक्टर, तो 17 into 1, 23 into 1, 29 into 1। अब एचसीएफ क्या है? अब इसमें कोई कॉमन है ही नहीं, तो कॉमन तो इसमें सिर्फ 1 है, तो एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया इसका? 1। अब एलसीएम इन तीनों को प्रोडक्ट कर दो तो वो एलसीएम हो गया। क्यों? क्योंकि इसमें कॉमन और कॉमन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे, 1 से इन नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट देखो, अब ये आ गया मेरे पास, इसमें कॉमन ढूंढो, 1 ही नहीं आ रहा, बाकी कोई कॉमन नहीं है सारा, तो एचसीएफ क्या आ गया? 1। अब एलसीएम क्या होगा? कॉमन इनटू नॉन कॉमन। ये सारे के सारे जो नंबर आए, जो कॉमन वाले नॉन कॉमन वाले मल्टीप्लाई करो तो ये आ जाएगा आपके पास। नेक्स्ट आगे देखो, आगे क्या बोला? हाँ ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या बोला? गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306, 657 किसके बराबर है? 9 के बराबर है। एलसीएम निकालना है। अभी हमने किया था दो नंबर के लिए, मैंने अभी कहा था, क्या कहा था दो नंबर के लिए? कि दो नंबर के केस में आप लिख सकते हैं कि एचसीएफ इनटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। अब इनका एचसीएफ कितना दे रखा है? 9। अब आपको क्या करना है? एलसीएम फाइंड करना है। तो इन दो नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसको 9 से डिवाइड कर दो। ये देखिए इन दो नंबरों के प्रोडक्ट को 9 से डिवाइड कर दो तो आपके पास क्या निकल जाएगा? एलसीएम। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में क्या है? चेक वेदर 6 रेज पावर n। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। देखो ध्यान से, चेक वेदर 6 रेज पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0। अब बोलता है बताओ कि 6 की पावर n इसका एंड 0 से आता है कि नहीं आता? अरे भाई कुछ खास नहीं करना इसमें, 6 रेज पावर n है। क्या है? 6 रेज पावर n, इसका एंड 0 से आता है। जिस भी नंबर का एंड 0 से आता है वो 10 के मल्टीपल उस 10 उसके टेबल में होता है, मतलब 10 into समथिंग होगा। अब मान लीजिए पॉसिबल, मान के चलो कि 6 की पावर n इसका एंड 0 से होता है, तो इसको हम 10 into q लिख सकते हैं, where q is a some integer। अब 6 के फैक्टर करो तो 2 रेज पावर n into 3 रेज पावर n, और इधर 10 के करिए तो 2 रेज पावर 1 into 5 रेज पावर 1 into q। अब देखो 2 तो इसमें फैक्टर आ गया, बट 5 जो है वो इसमें फैक्टर में नहीं आया, तो हमने भी वही किया। ये देखो, तो व्हाट 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 रेज पावर n। इस 6 रेज पावर n का 5 फैक्टर नहीं आ रहा है, तो हम बोलेंगे 6 रेज पावर n का एंड 0 से नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसमें 5 फैक्टर नहीं आ रहा है। तो जो हमारी सपोजिशन थी वो गलत है। 6 रेज पावर n का एंड जो है वो 0 से नहीं होता। कोई और भी नंबर हो सकता है, 12 हो सकता है, 12 रेज पावर n, 4 रेज पावर n, ऐसा कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सिर्फ देखो यहाँ के फैक्टर और यहाँ के फैक्टर से बनने चाहिए। अब यहाँ पर 2 और 5 फैक्टर में बनना चाहिए। जिस भी नंबर का 2 और 5 फैक्टर बन गया
तो उसका एंड 0 से हो जाएगा 2 एंड 5 नहीं बनेगा, उसका एंड 0 से नहीं होगा। नेक्स्ट आगे चलो। अब ये देखो इसमें क्या पूछा है, इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन व्हाई 7 into 11 into 13 plus 13 and 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 plus 5 are composite numbers। अब बताना है कि ये जो नंबर है वो कैसा नंबर है, कंपोजिट नंबर है। कुछ नहीं करिए, यहां से देखो बीच में प्लस का टाइम है, टर्म्स आर सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस साइन, ये दो टर्म्स हैं, एक टर्म ये है एक टर्म ये। अब इसमें 13 कॉमन आ जाएगा, आ गया जी 17 into 11 बचा प्लस 1 हो गया, बिल्कुल ठीक। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दीजिए, कर दिया। अब ये नंबर ये बन गया, कितने फैक्टर बन गए 1 2 3 4। तो कंपोजिट नंबर कौन से होते हैं, दो नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स। जिन नेचुरल नंबर के पास दो से ज्यादा फैक्टर आते हैं उसको कंपोजिट कहते हैं। अरे भाई यहां तो दो से बहुत ज्यादा आ गए, तो ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो अगला, सिमिलरली इस वाले को भी, इसमें देखो एक टर्म बनेगी आपकी यहां से, ये देखो एक टर्म ये बनी और एक ये बनी, इसमें भी देखो 5 कॉमन आ गया। अब अंदर वाले को इसको इन सभी को मल्टीप्लाई करो, प्लस 1 कर दो, ये देखो 1008 आएगा, प्लस 1 कर दीजिए 9 बन जाएगा, 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 into 1009 into 1, मिनिमम तो दो से ज्यादा फैक्टर चाहिए थे, हमारे पास 3 हो गए, तो ये भी नंबर कौन सा है, ये भी कंपोजिट नंबर है। नेक्स्ट कहता है कि देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ द field while Ravi takes 12 minutes of the same. Suppose they both start at the same point and at the same time and go in the same direction. After how many minutes will they meet again at the starting point? अब इसमें क्या बोलता है कि ये कोई आपके पास ट्रैक आ गया, अब इस ट्रैक के ऊपर यहां से रवि और यहां से चलने लगी सोनिया। अब यहां से सोनिया, अब सोनिया जो है वो कितने मिनट लगा रही है, सोनिया जो है वो 18 मिनट लगाती है और रवि जो है वो 12 मिनट लगाता है। तो अब 18 मिनट के बाद सोनिया का एक राउंड पूरा होगा, कितने मिनट के बाद, 18 मिनट के बाद सोनिया का एक राउंड पूरा होगा और रवि का 12 मिनट के बाद। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्या निकाल देंगे, एलसीएम, एलसीएम निकालेंगे दोनों का। तो देखो 18 का एलसीएम निकालो, 12 का एलसीएम निकालो, तो 36 मिनट के बाद, 36 मिनट के बाद सोनिया ने 2 राउंड लगा करके वापस सोनिया यहां पर पहुंचेगी और रवि जो है वो 36 मिनट में 3 राउंड लगा चुका होगा। तो रवि के 3 राउंड हो जाएंगे और सोनिया के 2 राउंड हो जाएंगे और ये दोनों वापस उसी पॉइंट के ऊपर मिल गए होंगे। तो यही पूछा था, तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसके लिए हमें एलसीएम निकालना था, इसलिए मैंने इसका क्या निकाल दिया, एलसीएम। नेक्स्ट पे चलो, नेक्स्ट में क्या बोला हुआ है, पेन भी चेंज कर लेता हूं मैं जल्दी जल्दी। अभी पेन जो है वो हम ले लेंगे ग्रीन वाला ले लेते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्या है, प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर। हां आपसे पूछ सकते हैं √5 है, √2 है, √7 है, √3 है, कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये कैसा नंबर है, इरेशनल है। क्या करना है इसके लिए, एक आपको बेसिक थ्योरी लर्न रखनी है कि सबसे पहले मान लेना है कि √5 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो मान लिया हमने √5 एक रैशनल नंबर है, अगर रैशनल नंबर है तो ये p और q की फॉर्म में लिख सकते हैं और q नॉट इक्वल टू 0, p और q इंटीजर होने चाहिए और कोप्राइम मींस एचसीएफ इसका क्या आना चाहिए 1। अब हम इसे क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, दोनों साइड करिए स्क्वायरिंग, √5 का स्क्वायर करिए इक्वल टू p अपॉन q होल स्क्वायर। अब क्या बन जाएगा 5q² इक्वल टू p², ये बन गया। तो इसका मतलब क्या होगा 5 डिवाइड्स p²। तो पीछे भी हमने समझाया था कि अगर a जो है किसी p² को डिवाइड कर रहा है तो जो a है वो p को भी डिवाइड करता है, सेम 5 जो है वो p² को डिवाइड कर रहा है तो 5 p को भी डिवाइड करेगा। उसके बाद 5 क्या हो जाएगा, p का फैक्टर। तो p को कैसे लिख सकते हैं, p इक्वल टू 5 into c, क्योंकि रिमाइंडर तो 0 हो गया। आगे देखो इसमें, आगे अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दीजिए, p² इक्वल टू 25 c² हो जाएगा। अब पीछे से वैल्यू डालो, किसकी वैल्यू डालेंगे, p² की, 5q² था तो कितना बन गया 25 c² और q² इक्वल टू 5 c², 5 से 5 25 कैंसिल कर दीजिए। अब 5 डिवाइड्स q², तो 5 q को डिवाइड करेगा, 5 इज अ फैक्टर ऑफ q। अब हेंस 5 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p और q, दोनों
दोनों का कॉमन फैक्टर हो गया, तो हमारी सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग। हम क्या मान के चले थे कि √5 जो था वो रैशनल नंबर था और उसके पास उसका एचसीएफ क्या है? 1 आता है, जबकि मेरे पास कॉमन फैक्टर तो 5 आ रहा है, व्हिच इज कॉन्ट्रडिक्शन टू गिवन एज √5 इज अ रैशनल नंबर। हम तो उसको रैशनल मान के चले थे, तो ये सपोजिशन क्या हो गई? रॉन्ग हो गई, गलत हो गई। इसका मतलब है √5 जो है वो रैशनल नंबर नहीं है। तो √5 कैसा नंबर है? इरैशनल नंबर। अब नेक्स्ट उसमें इसी टाइप का और क्या बन सकता है, ये देखिए, अब 3 + 2 √5 इज अ इरैशनल नंबर। इसको कैसे करेंगे? इसको करने के लिए √5 को पहले इरैशनल प्रूव करो, फिर कहिए कि प्रोडक्ट ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज अगेन इरैशनल, फिर 2 और √5 इरैशनल हो जाएगा, फिर आगे कहो सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज अगेन इरैशनल, और √5 को इरैशनल प्रूव कर दीजिए, तो ये भी आपका हो जाएगा। दूसरा एक और तरीका है कि इसको P/Q की फॉर्म में लिख देते हैं और इक्वल टू √5 बन जाएगा। अब ये वाला नंबर जो है वो आपके पास रैशनल है और ये वाला इरैशनल प्रूव कर दीजिए, और ये इसे भी आप कह सकते हैं कि ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया, तो ज्यादा नहीं है इसमें। अब ये प्रूव द फॉलोइंग इरैशनल नंबर्स, बिल्कुल सेम वैसे ही करनी है जैसे पिछले वाले किए हैं। ये देखिए कुछ इसमें खास नहीं है, और इसके साथ अगर आपको इन क्वेश्चंस में कुछ भी समझना है, जैसे ये है 6 + √2, अब आपने करना क्या है? सबसे पहले किसको करना? √2 को इरैशनल प्रूव कर देना है। सेम तरीका, जहां √5 आया था वहां पर √2 कर दीजिए, 5 जगह 2 आ जाएगा, बस, बाकी कोई चेंज नहीं है। फिर उसके बाद आप सीधा ये कह सकते हैं कि सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज अगेन इरैशनल। तो इसके साथ ही ये वाला चैप्टर जो है वो हम इसी वक्त एंड करते हैं, और आप इस फाइल को जूम करके देखिए, एक तो आपको इसमें नोट्स मिल जाएंगे, और आप पॉज कर लीजिएगा वीडियो को बीच बीच में और अच्छे तरीके से इसको समझिए, ठीक है? एक दो बार आप समझिए, अगर किसी को फिर भी समझ नहीं आता है तो हम डिस्क्रिप्शन में जो है वो फोन नंबर भी डाल देंगे, तो आप कॉल करके भी पता कर सकते हैं। इसके बाद ही अगला चैप्टर भी आने वाला है, और इसके बाद हम जो है कि जो एग्जाम में लास्ट 15 ईयर से एग्जाम में आ रहे हैं, चाहे बेसिक का या स्टैंडर्ड मैथ का पेपर जो आ रहा है, उसको भी इसी तरीके से हम वन शॉट में डिस्कस करेंगे। तो आपने हमारे साथ बने रहना है और लगातार वीडियो को देखते रहना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।